एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की बात करेंगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर। एक दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का विज़िट किया और 2019 के बाद उनका ये पहला दौरा था श्रीनगर का। बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल वार्म वेलकम किया गया उनको। मैं आज पढ़ रहा था उस हवाले से, तो जितना भी इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग द पाकिस्तानी मीडिया, उसमें ये खबर लगी हुई थी कि नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया है। और लोग जिस तरह की वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, स्पेशली ट्विटर हैंडल्स पे लोगों ने लगाई हुई थी कि लोग उस स्टेडियम की तरफ लाइनें लगाकर और सिक्योरिटी पर्सनल उनको चेक कर रहे हैं और उसके बाद उनको आगे भेजा जा रहा है। मेरे ख्याल में शायद जब से पाकिस्तान और इंडिया यानी पार्टीशन जब से हुई है कश्मीर का, उसके बाद से सिलसिला शुरू है। उस वक्त से लेके अभी तक आई थिंक सो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई जो सिचुएशन रही या जो वार्म वेलकम किया गया। मेरे ख्याल से मे बी आई एम रॉन्ग, अगर रॉन्ग हूं तो आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। वैसे हमारे साथ नाजिया हमें ये बताएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा वेलकम शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं किया गया। मोदी साहब वैसे तो पूरे इंडिया में चाहे हुए हैं, बल्कि दुनिया में चाहे हुए हैं, लेकिन कश्मीर का एक मसला था, थोड़ा बहुत उनके ऊंच नीच थी। अब ऐसा लगता है कि वहां पे भी उनकी ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, इस हवाले से आज बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रही हैं, वैसे तो बाय प्रोफेशन लॉयर है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी, इंडियन पॉलिटिक्स में भी उनका बहुत बड़ा रोल है और बीजेपी को रिप्रेजेंट भी करती हैं और बड़ी एक्टिव लोगों में से है। हमें ज्वाइन कर रही हैं नाजिया इलाही खान। नाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और मेरी तरफ से वुमेन्स डे पर तमाम पाकिस्तान की भी तमाम महिलाओं को बहुत बहुत नंदन अभिनंदन और बहुत बहुत मुबारकबाद इस महिला दिवस का, क्योंकि हमारे भारत में महिलाओं को बहुत ज्यादा मान सम्मान और सुरक्षा और इज्जत दी जाती है। तो बिल्कुल, इसलिए हमारे लिए वुमेन्स डे बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी नो बात। डाउट। और आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे, क्योंकि आप जैसी बहुत सारी फीमेल जो है वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रही है, किसी भी फील्ड में हो वो। आप एज ए लॉयर हैं, एज ए पॉलिटिशियन हैं, एज ए एनालिस्ट हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। इस तरीके से बहुत सारी हमारी जो फीमेल्स हैं, कोई पुलिस में सर्व कर रही है, कोई एयरफोर्स में सर्व कर रही है, कोई हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स सर्व कर रही है, कोई मतलब एज ए एयर होस्टेस सर्व कर रही है। मुख्तलिफ जगहों पे हम उनको एज ए प्लेयर हम उनको देखते हैं। ऐसा नहीं है, कोई फील्ड आई थिंक सो ऐसी नहीं है जहां पे फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन ना हो। और उसके बगैर आई थिंक सो मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात के ऊपर कि अगर हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करे और हम कहें कि फीमेल को एक्सक्लूड कर दें, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये मुमकिन नहीं है। अगर जिन लोगों ने ऐसा किया या कर रहे हैं तो उसका नुकसान हमें देखने को मिला है। खैर एनीवे, जहां जहां पे भी लोग हमें देख रहे हैं तो सबका हम जी जी थोड़ी सी चिट-चैट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर वुमेन्स को साइड या इग्नोर किया जाए तब तो इस धरती पे पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ रुक जाएगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस बारे में कि उसके सब कुछ बगैर रुक ये कायनात, जाएगा। ये दुनिया हाँ। बिल्कुल मतलब इनकम्प्लीट है। कंप्लीट नहीं कह सकते आप किसी सूरत में भी, वो किसी भी और हवाले से आप मैं देखें। जी जी पाकिस्तान के हिंदुओं को महाशिवरात्रि की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, क्योंकि आज महिला दिवस भी है और बिल्कुल। महाशिवरात्रि भी है। सुबह-सुबह मैंने महाशिवरात्रि की पूजा की है, तो सबको सबको बहुत आशीर्वाद और सब बहुत अच्छे से रहे, जो क्योंकि 1 ही परसेंट हिंदू बचे हुए हैं पाकिस्तान में, तो उनको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब आते हैं थैंक आपके यू वेरी टॉपिक। मच। बहुत शुक्रिया आपका भी। और जहाँ जहाँ पे भी लोग हमें देख रहे हैं तो उनको भी हम, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है। किसी भी इवेंट के हवाले से हो तो हम, हमारी बेस्ट विशेस उन सब के लिए, उन सब लोगों के लिए जहाँ जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई और कोना हो। खैर थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। जी एक जी कॉल लेना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम सो जी सॉरी। बिल्कुल। एक्चुअली हमारे साथ जी। नाजिया मौजूद है और क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के हवाले से, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, और वो है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हम बात सुनते हैं, बात करते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा रहा है ये सारा कुछ। लेकिन क्या हुआ
क्या कुछ पाकिस्तान ने गेन किया या लॉस किया, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ विज़िट किया और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि उसके लिए मेरे ख़्याल से लोग क्रेडिट दे रहे हैं उन लोगों को, यानी किसको, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, और इसके साथ-साथ वो सपोर्ट हाँ, भी एक मेरे ख़्याल में अब हासिल है। अच्छा नाज़िया, नरेंद्र मोदी जी तो वैसे पूरे हिंदुस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर गए हैं या किसी और स्टेट में। एज़ अ प्राइम मिनिस्टर वो किसी भी स्टेट में जा सकते हैं और वो जाते भी रहते हैं। लेकिन कश्मीर क्योंकि 2019 के बाद उनका विज़िट था और वहाँ पे कुछ हालात ऐसे रहे हैं कि उसके बाद ये विज़िट, इसकी इम्पोर्टेंस शायद वो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, उस विजिट के मुकाबले में ये एक अलग इम्पोर्टेंस, एक अलग सिग्निफिकेंस इस चीज की है। क्या देख रही हैं, लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया है उनको, दिल्ली में क्या बातें हो रही है इस विजिट के होने के बाद? देखिए ऐसे हमारे प्रधानमंत्री को मैंने हमेशा मोदी जी को एक अवतार स्वरूप देखा है और जब भी आस-पास होते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक मनुष्य के साथ है। मुझे लगता है कि एक अवतार के साथ है। उनका जो क्या बात ऑरा है! है, उनका जो करिश्मा है, वो एक अवतार जैसा है। देखिए हर राज्य मेरे प्रधानमंत्री के लिए उतना ही प्रिय है, उतना ही अहमियत रखता है, जैसे कश्मीर रखता है। और इस पूरी दुनिया के किसी भी दौरे पर जब वो निकलते हैं, तो उनकी उनको एक अलग तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से उनको सराहा जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनका मान-सम्मान मतलब ऐसे होता है कि आँखें जो है वो सबकी फटी की फटी रह जाती हैं कि अरे भाई मतलब इतना सम्मान! लेकिन हमें बहुत प्राउड फील होता है। हम जब बोलते हैं ना अरे देखो, देखो ये जो स्वीडन में है ना, ये बिल्कुल। जो लंदन में है ना, ये जो ब्रिटेन में है ना, ये जो सऊदी अरबिया में है, ये जो अरब में है ना, ये मेरे प्रधानमंत्री हैं। तो उस वक़्त और बीइंग अ मुस्लिम जब प्रधानमंत्री जी का दौरा अरब कंट्रीज में होता है और वो वहां पर मोहम्मद बिन जायद के बगल में, मोहम्मद बिन सलमान के बगल में जब बैठे होते हैं, तो एक एक जो मतलब हम लोगों के अंदर जो एक प्राउड फीलिंग होती है ना, वो एक अजब सी होती है जिसको बिल्कुल। हम लफ्जों में, शब्दों में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सही बात है कि कश्मीर के दौरे पर पूरे दुनिया की नजरें थी कि कब मोदी जी कश्मीर का विज़िट करेंगे, बिल्कुल। दौरा करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे थे, अमित शाह जी जा रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे पर मेरे प्रधानमंत्री जो हैं वो विज़िट नहीं किए थे। 1981 का कसम, 1981 जब मोदी जी को ये भी नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे 2018 में फ़खर भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं इस भारत की या नेशनल और इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा प्रिय एक स्पोक पर्सन बनूँगी और लोग मुझे सुनना इतना पसंद करेंगे, लोग एग्री। मुझे बुलाना पसंद करेंगे। तो ठीक करेक्ट। उसी तरीके से, बिल्कुल भी नहीं पता था 1981 में मोदी जी को कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने कसम खाया था। लेकिन उन्होंने धरने पर बैठ करके, मास पिटीशन करवा करके, लोगों से बात करके और सरकार की आंखों में आंखें मिला करके उस वक्त जो सरकार हुआ करती थी कि भाई इसको हटाओ, जब तक ये 370 नहीं हटेगा तब तक कश्मीर में कभी शांति नहीं आएगी। और देखिए मोदी जी ने कभी भी वोट पर तवज्जो नहीं दी, कभी नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो पश्चिम बंगाल में थे, वोट पर तवज्जो नहीं दी, दिल जीतने पर तवज्जो दी, जनता का दिल कैसे जीतना है और अपने काम को दिखा करके जीतना है, ये इस पर वो फोकस किए हैं। और ऐसे ऐसे उन्होंने दिल नहीं मोहा है, वाकई में भारत की बहु बेटियों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, चांद पे तिरंगा झंडा लहराने से लेकर के, इकोनॉमी से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, आर्मी से लेकर के, रेलवे से लेकर के, शौचालय से लेकर के, गैस सिलेंडर से लेकर के, शादी शगुन योजना से लेकर के, लाडली योजना से लेकर के, सीखो और कमाओ योजना से लेकर के, कारीगर योजना से लेकर के, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीजों के लिए उन्होंने अपने दिमाग को बिल्कुल सतर्क रखा है और उन्होंने उस पर काम किया है और तब जाकर के आज पूरा भारत सिर्फ मोदी मोदी ही कह रहा है। और इतना खूबसूरत सिनेरियो था फकर भाई, खुदा की कसम, कि जिस मुसलमानों के हाथ में मतलब पत्थर हुआ करते थे, जी। मुसलमानों के हाथ में तिरंगा झंडा था, जिन मुसलमानों के हाथ में टायर जलाने के लिए और भगदड़ मचाने के लिए औजार हुआ करते थे, उन उन मुसलमानों की जुबान पर हर हर मोदी घर घर मोदी था। जो सुभान मुसलमान बहनें
नकाब में भी बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी और घर के अंदर रहती थी, वो मुसलमान बहनें बाहर निकल करके आ करके ये कह रही हैं कि मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं। मोदी जी हैं हुँ। तो हमारी बेटियां तो पढ़ेंगी भाई। मोदी जी हैं तो हमारी बेटियों को कोई छू नहीं सकता है। मोदी एग्री। जी हैं तो कश्मीर तो भाई अब पूरी दुनिया में जन्नत मान लिया लोगों ने। और वो कश्मीर की धरती जो हम पन्नों पे पढ़ते थे कि कश्मीर दुनिया का जन्नत है, कश्मीर भारत का जन्नत है। लेकिन अगर कोई कह देता था कि कश्मीर चलोगी, तो हमें डर लगता था, हमारे माता-पिता को डर लगता था। हुँ। मेरी खुद की एक फुप्पो वहाँ पर रहती हैं कश्मीर में। तो उनके जब बेटी की शादी हुई तो हमारे हमारे पिता हम लोगों को लेकर के नहीं गए कि नहीं वहाँ के माहौल अच्छे नहीं है, तुम लोग नहीं जाओगी। वो लोग अकेले मेरे माता-पिता गए और वहाँ पर शादी अटेंड करके जी, मतलब मात्र 2 दिन में चले आए। जी। और आज आज तो मतलब हर बेटी के माता-पिता कह रहे हैं एकदम बिंदास अकेले चले जाओ कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस हिसाब से 370 हटने के बाद जो सिनेरियो, जो खूबसूरती, जो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट कश्मीर का देखा जा रहा है, वो निहायत ही खूबसूरत है और आँखों को चकाचौंध करने वाला है। जो लाल चौक में खून खून की नदियाँ बहती थीं, हुँ। खड़े-खड़े एयरफोर्स ऑफिसर को शूट कर दिया जाता था, खड़े-खड़े हिंदू पंडित की बेटियों को कंधे पे उठा करके उनका नरसंहार किया जाता था, उनका बलात्कार किया जाता था। आज उस लाल चौक पे हनुमान चालीसा होता है, आज उस लाल चौक पे दिवाली मनाई जाती है, आज उस लाल चौक पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो हुँ। उसका आयोजन मनाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो अपने आप में एक एक चेंज जो है वो दिखाई जी। भी दे रहा है। अब आती है बात कि लोग प्रोपेगेंडा भारत के मुसलमान भी उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान के मुसलमान भी उड़ा रहे हैं ओके। कि भाई देखो ये तो हिंदुओं का राष्ट्र हो जाएगा। इन्होंने कश्मीर में भी हिंदुत्ववादी काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस प्रोपेगेंडा को उड़ाते हैं, वो एक बार पाकिस्तान झाँक कर क्यों नहीं देख लेते हैं। हुँ। आज भारत में 72 फिरका मुसलमानों का सर उठा करके सीना चौड़ा करके रहता भी है और अपने-अपनी धार्मिक जगह को सुरक्षित भी रखे हुए है। अगर पाकिस्तान वाक़ई में ही इतना अच्छा है भारत के मुसलमानों के लिए, तो वहाँ पर शियाओं की मस्जिद क्यों बम से फोड़ी जाती है? हुँ। वहाँ पर अहमदिया, बरेलवी, वहाबियों को बोरी को क्यों इतना तकलीफ दिया जाता है? क्यों उनको जीते जी जहन्नुम की आग में जलाया जा रहा है? हुँ। थर्ड थिंग इज़ कि भारत में 82.7% सनातनी इतने टॉलरेंस हैं जिसकी वजह से भारत में मुसलमानों का 72 फिरका आराम से सुकून से छाती चौड़ा कर करके आराम से रहता है। 3 लाख से ऊपर मस्जिदें और अ, आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है कि वो ओके। आराम से एक देश बना सकते हैं और सारी हड़पी हुई प्रॉपर्टी है, सारी। और इसका मैं इंस्टेंट आपको एक चीज़ बता देती जी, हूँ जी। कि तमिलनाडु का एक बहुत ही भव्य मंदिर है, एक बहुत ही रेनाउंड मंदिर है। अचानक से वक्फ बोर्ड ने भारत के वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और फलाना मुगल बादशाह की ये संपत्ति है। अब आप सोचिए कि 1600 साल से पुरानी मंदिर हुँ। जो तमिलनाडु में है, वो किसी मुगल की कैसे हो सकती है जबकि इस्लाम बिल्कुल साढ़े सही। 1400 साल पुराना है, तो वो किसी मुगल की कैसे हो सकती है? और उन्होंने दावा भी ठोक दिया था कि भाई ये मंदिर जो है, ये 1600 साल पुरानी रहे, चाहे 2000 साल पुरानी रहे, लेकिन ये फलाना मुगल बादशाह की ये जगह है, हुँ। कैसे हो सकती है? थोड़ा तो दिमाग लगा लो। तो ये सारे षड्यंत्र और साजिश खेलने का तरीका हमेशा भारत के मुसलमानों ने किया है, हालाँकि जो पैसे वो चीटिंगबाज़ी करके अर्न करते हैं या जमा करते हैं, वो पैसे कभी भी भारत की में मुसलमान बेटियों के शिक्षा में या मुसलमान बेटों के शिक्षा में या उनके ब्राइट और शाइन फ्यूचर में वो कभी एक्सपेंस नहीं करते हैं, कभी भी। हाँ, ओके। किसके लिए करते हैं? लारैब हाशमी के लिए जो गला रेतता है। किसके लिए करते हैं? अफ़ज़ल गुरु के लिए करते हैं। किसके लिए हुँ। करते हैं? जो भारत के टुकड़े करने के लिए इंशाअल्लाह कर बोलता है, उसके लिए करते हैं। और देखिए आप 2023 के विंटर सेशन में अवैसी ने फिर से खड़े होकर के बोल दिया था कि अगर 50 भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, तो हम अफ़ज़ल गुरु को बचा लेते। आप सोचिए एक एक टेररिस्ट हुँ। के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। और राइट।
कश्मीर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, कश्मीर संवरता हुआ दिखाई दे रहा है, कश्मीर फलता-फूलता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी तकरीर और अपनी स्पीच के माध्यम से 32,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, उस अनाउंसमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल कश्मीर के युवा बच्चों के एजुकेशन पर दिया गया है और हॉस्पिटल पर दिया गया है, रेलवे पर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। मैं उसकी पूरी लिस्ट लेकर के बैठी हूँ। हुँ, हुँ। सारी लिस्ट अगर मैं पढ़ूँगी तो बहुत समय लग जाएगा। नहीं, जो मेन चीज़ है आप उसको कर लीजिए। हाँ, जी, जी। हाँ, मैं बता रही हूँ। जैसे जी, जी। लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल के बारे में बात की गई है। जैसे जब बर्फबारी हो जाती है तो रेलवे ट्रैक बिल्कुल, खराब हो जाता है, नहीं चल एग्ज़ैक्टली। पाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है या अ, बच्चों के लिए नर्सिंग सेंटर बहुत कम थे या एकेडमिक का जो हुँ, फैसिलिटी थी वो बहुत कम थी। अब अच्छा होता क्या है कि स्नोफॉल की वजह से क्या होता था कि अगर स्कूलें हैं तो भी बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली। इस बार आपने देखा होगा कि एक एक रील बहुत वायरल हुई थी जो एक मंत्री जी ने यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ने उसको दिखाया था कि बर्फ बर्फ भरा हुआ है और कश्मीर की रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है आराम से। या उसके बाद फिर फाइका आप लोगों के साथ भी बैठती है तो एकदम बिल्कुल। स्नो फॉलिंग हो रही थी और मैंने उसको फ़ोन किया, फाइका अभी तुम मेरे साथ लाइव करो। कह रही है हाँ, कर लेते हैं। मैंने कहा स्नो फॉलिंग हो रही है कैसे करोगी? तो कह रही है नहीं मैम ये नेटवर्क एकदम ज़बरदस्त है। उसके बाद एजाज़ बोल करके हमारे मतलब भैया हैं, वो एकदम खास कश्मीर में ही रहते हैं। तो जी। उनको मैंने कॉल किया व्हाट्सएप कॉल, उन्होंने उठाया, मैंने कहा आप व्हाट्सएप कॉल उठा रहे हैं? कह रहे अरे भाई मोदी जी का जलवा है, नेटवर्क का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बर्फबारी हो रही है फिर भी मोदी जी का जलवा है। तो नेटवर्क से लेकर के, स्पोर्ट्स से लेकर के हुँ, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, या स्कूल से लेकर के और जितने भी मतलब एकेडमिक चीज़ें थी, उसको एनलार्ज करने पर बहुत फ़ोकस किया गया है। जहाँ पर एमबीए की पढ़ाई जैसे 2000 बच्चे करते थे, हाँ, तो अब 10,000 बच्चे कर पाएँगे। नर्सिंग सेंटर में अगर 1000 बच्चे जा पाते थे, तो अब 10,000 बच्चे जा पाएँगे। इंजीनियरिंग की फैसिलिटी के लिए अगर बच्चों को हुँ, दिल्ली आना पड़ता था, तो अब उनको कश्मीर में ही वो फैसिलिटी मिल जाएगी। एमबीबीएस करने के लिए अगर दिल्ली या बैंगलोर जाना पड़ता था बच्चों को, तो अब कश्मीर के बच्चों को दिल्ली या बैंगलोर का रास्ता नापने की ज़रूरत नहीं है। अपने बिल्कुल। माँ-बाप के साथ रह करके आप एमबीबीएस वहाँ पर कर सकते हैं और एमबीबीएस करने के बाद जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर रहे हैं, उसी में हॉस्पिटल भी है। आप उसी में फिर नौकरी पे भी लग जाओ। उसी में हुँ, इंटर्नशिप भी कर लो। तो ये ज़बरदस्त। जो पैकेज फैसिलिटी जो मतलब एज़ स्ट्रैटेजी और एज़ या प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। जो कश्मीर में पढ़ रहा है, वो कश्मीर के वासियों के लिए ही खुद को समर्पित करे। जो हुँ, कश्मीर में फल-फूल रहा है, वो कश्मीर को और भी ज़्यादा फल फुलाए। अब कश्मीर में बहुत सारे फॉरेन कंट्री के हॉलीवुड के शूट भी हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स वाले बहुत सारे शूट कर रहे हैं कश्मीर में। इवन 28 मार्च को एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है जिसमें वन ऑफ द जज मैं भी हूँ। तो उसमें भी वो जो फैशन शो हो रहा है वो कभी मतलब लास्ट ईयर आई थिंक सिडनी में हुआ था। और इस बार ओके, लेकिन उन्होंने कश्मीर को चुना है कि नहीं हम कश्मीर में ही ज़बरदस्त। करेंगे। तो ये बिल्कुल, तो अब जैसे टनल के मैंने बात की है कि जी। लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल अब होता क्या है कि हमें कश्मीर वालों को होता था कि 13 घंटा 14 घंटा उनको ट्रैवल में हुँ, जाना था तो हुँ, काम कब करेंगे? जब हम 13 घंटा 14 घंटा ट्रैवल को दे देंगे तो वर्क कब करेंगे? अब उस टनल के माध्यम से आप 4 साढ़े 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो, उस टनल से। कश्मीर में कुछ ऐसे टनल्स हैं जो 1-1 घंटे बस टनल है, लेकिन वो रास्ते को बहुत शॉर्ट कर चुका है। हुँ, पहले क्या होता था कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। जब पहाड़ पर गाड़ियाँ चलती थी तो बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। लेकिन अब उसको इतना खूबसूरत बनाया गया है और बैरिकेड्स वगैरह इतने खूबसूरत दिए गए हैं कि रात में थोड़े से फॉग में भी अगर गाड़ियाँ चलें तो एक्सीडेंट की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। कम हो गई, आप बिल्कुल सोचिए कि सही। कितनी छोटी-छोटी चीज़, कितनी बारीकी-बारीकी चीज़ को भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट तरीके से देखा गया है कि जान कैसे बचानी है,
कश्मीर को फलना फुलाना कैसे है, कश्मीर को शिक्षित कैसे करना है, कश्मीर को हर एक प्रोजेक्ट में आगे कैसे लेकर के आना है और हर एक स्ट्रीम और हर एक तरीके से आगे लेकर आना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि सिर्फ हॉलीवुड के लोग आ गए शूट कर दिए, नहीं। कश्मीर के हर एक बच्चा के हाथ में किताब होना चाहिए। कश्मीर के हर एक बच्चे हुँ। के जुबान पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये उनके मुँह से खुद निकल रहा है। इवन फ़खर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पीओके को पाकिस्तान सँभाल नहीं पा रही है, पाकिस्तान हुँ। बचा नहीं पा रही है, लोग अपने आप में बहुत गिल्ट फ़ील कर रहे हैं। मेरी तो गुज़ारिश रहेगी मेरे प्रधानमंत्री से कि अब हमें पीओके को सँभाल लेने की ज़रूरत है। उनको पानी की हुँ। दिक्कत है, उनको बिजली की दिक्कत है, उनको नेटवर्क की दिक्कत है, उनको खाने-पीने की दिक्कत है, क्योंकि आपके यहाँ पीओके में हॉस्पिटल शायद सिर्फ़ 3 हैं और उसके इतने चार्जेज़ हैं कि गरीब आदमी जो पीओके के लोगों की हालात है, वो उसको पेमेंट नहीं कर सकते, वो उनको सँभाल नहीं सकते। हमारे यहाँ जर्नल बेड जो है, अभी मैं पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ, ये इवन कश्मीर के बारे में बता सकती हूँ, मैं दिल्ली के बारे में बता हुँ। सकती हूँ, महाराष्ट्र के बारे में बता सकती हूँ। जनरल बेड जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी कीमत ₹110 है। ₹110, सही। मात्र ₹110। राइट। तो ज़बरदस्त। ये फैसिलिटीज़ मुझे लगता है कि पीओके के लोगों को हमारी तरफ से अब मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए और मेरा पिटिशन्स रेडी हो रहा है, जो मैं अमित शाह जी को भेजना चाह रही हूँ कि अब हम पीओके के लोग वासियों को एटलीस्ट बिजली, पानी, नेटवर्क और खाना ये तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे भारत का की एक सभ्यता है कि हम जानवर को भी मरने नहीं देते हैं। हम हुँ। जानवर को भी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे आँख के सामने पीओके के ज़िंदा इंसान कभी भूख के मारे मर रहे हैं, कभी नौकरी ना होने के मारे मर रहे हैं, तो कभी बिजली पानी की कमी की वजह से वो परेशान हो रहे हैं, बेटियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की ज़रूरत पीओके को है और हमें ये स्टार्ट कर देना चाहिए। वो तो ख़ैर मेरे ख़्याल में बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ नहीं भी हो सकता, क्योंकि यही दावा पाकिस्तान कर रहा होता है कि जी, वहाँ पे तो ऐसा था। लेकिन नाज़ी, एक क्वेश्चन है लास्ट, कि 2019 में जब ये सारा कुछ हुआ, 370 और ये हटाया गया, तो उस वक़्त ये था माइंड में कि वाक़ई 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाएँगे तो एक और किस्म का कश्मीर उनको मिलेगा, एक नया किस्म का कश्मीर मिलेगा, वहाँ की यूथ उनको जाके उनके साथ सेल्फियाँ बनवाएँगी और उनको, मेरे ख़्याल में, उनके काम को एप्रिशिएट करते तब तो जाके उनको वेलकम कर रहे थे, अगर एप्रिशिएट ना करते तो फिर वेलकम करने ना आते। ऐसा कोई उस वक़्त सोचा जा सकता था? मतलब आप भी या फिर बाकी लोग, कि हाँ, 5 साल के बाद ऐसी सिचुएशन होगी कि जो आज हम शायद सोच नहीं सकते। 2019 में अगर मुझसे पूछें तो मतलब आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, जो आज मुझे नज़र आ रहा। वेरी सिंपल, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ, या मैंने 1 साल पहले देखा, जब वहाँ पे लास्ट ईयर G20 हुआ, या इस तरह की और इवेंट्स हो रहे हैं और टूरिज्म बढ़ रही है, बाकी चीज़ें बढ़ रही है, तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। होने का था, लेकिन इतनी स्पीड से होगा, ये नहीं था। देखिए, मोदी गारंटी का एक अलग करिश्मा है। जी। अगर ज़ुबान से मोदी जी की कोई चीज़ निकल गई है, तो आप ये मान कर रखिए कि वो पूरी होनी ही, ठीक है। अब बात आती है कि आप मोदी जी के फॉलोअर्स और मोदी जी को वाक़ई में जो अपना आइडियल या पिता स्वरूप मानते हैं, अगर आप उनसे भी मिलेंगे ना, तो घर से निकलने से पहले, मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ कि जब मैं घर से निकलने वाली होती हूँ, तो मैं पहले अपना एक रोड मैप बनाती हूँ कि मुझे पहले कहाँ जाना है, उसके बाद बिल्कुल कहाँ सही, जाना है, उसके बाद बिल्कुल कहाँ सही। जाना है। मैं पूरे दिन में तकरीबन 10 से 12 डिबेट, नेशनल डिबेट करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ करती हूँ, फिर बिल्कुल, स्टेट के बंगाली चैनल्स पर मैं बैठती हूँ। तो हर हर एक लैंग्वेज भी अलग हो जाता है, कंटेंट भी अलग हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ये कहा कि अरे नाज़िया यहाँ पर मात खा गई। नाज़िया ये सवाल का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि सही, सही। हमारा हमारा रोड मैप पहले बना होता है। हम पहले ही सोच चुके होते हैं कि यहाँ से घर से निकलेंगे तो दाहिना लेंगे तो एक काम वहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद बायाँ लेंगे तो 2 काम वहाँ पर हो जाएगा। तो ये हुँ। हमारा पहले बना होता है। जब 2019 में 370 हट गया
उसके बाद फिर 2023 में इतने बड़े लीगल बैटल के बाद भी 370 हटा ही रहा। तो हमें 2019 में ही पता था कि कश्मीर इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना खूबसूरत हो जाएगा कि हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायपालिका भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भैया हटने के बाद ही तो ज़्यादा खूबसूरत हुआ। तो लगा जब 370 था, तब तो खून की नदियाँ बह रही थी, तब तो एक-दूसरे को सब काट रहे थे, मार रहे थे, तब तो लोग सुरक्षित नहीं थे। अच्छा हटा भी है, तो संवैधानिक तरीके से हटा है और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न हुआ है, डेवलप हुआ है, तो भी संवैधानिक तरीके से और पार्लियामेंट्री रूल एंड एक्ट के अंडर ही हुआ है। कुछ भी मन घड़त या अपनी मनमर्जी से नहीं किया गया है। सारी चीजों को पार्लियामेंट्री एक्ट और पार्लियामेंट्री रूल एंड रेगुलेशन के अंडर और संविधान संविधान के अंडर ही किया गया है। तो ये चीज बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ जी। कि भारतीय जनता पार्टी में और मेरे भारत के प्रधानमंत्री के मुंह पर कभी भी हवाबाजी नहीं होती है। अगर उन्होंने कहा है कि सीना ठोक करके अगस्त में कि भारत मेरा थर्ड टर्म और भारत इकोनॉमी में तीसरा पोजीशन, तो लोगों जी। को ये समझ लेना चाहिए कि मोदी जी का थर्ड टर्म और भारत का इकोनॉमी में दूसरा पोजीशन, ये समझ लेना चाहिए क्योंकि तीसरा हुँ, तो होना ही हुँ, होना है। क्योंकि राइट। उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूटी में ले आए हैं, जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हो चुके हैं, जो प्रोजेक्ट्स 80% रेडी हो चुके हैं, जिनमें से कई प्रोजेक्ट्स के लॉन्च वो अभी करते चले जा रहे हैं, हुँ, उसके हिसाब से अगर आप आंकड़ा बैठा लीजिए तो हमारा भारत मोदी जी के थर्ड टर्म पे थर्ड पोजीशन पे नहीं बल्कि सेकंड पोजीशन पर इकोनॉमी आ जाएगा। तो एक रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप बहुत अच्छे और उच्च विचार के हैं तो अपने देश के लिए आप ऊंचा ही सोचेंगे और ऊंचा ही करेंगे। बिल्कुल और मेरे ख़्याल में ये बात बड़ी अहम है कि आप जो बात करते हैं, उसको पूरा करना। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है बात बहुत सारे लोग करते हैं प्रॉमिसेस बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पूरा करने वाले शायद बहुत कम लोग होते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब का नाम इसमें फखर भाई मैं ये जल्दी कहूंगी से कि जी, ये पहले प्रधानमंत्री है फर्स्ट। मैं 1947 से तो मैं सबको नहीं जानती हूँ लेकिन जी, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सबको सही। जानती हूँ, सबका इतिहास मैंने बिल्कुल बखूबी बहुत बिल्कुल गौर ठीक से है, पढ़ा है, लेकिन मनमोहन सिंह जी को मैं देखी हूँ और होश में बहोश देखी हूँ। बिल्कुल ठीक। और जैसे-जैसे मैंने सारी चीज़ें देखी हैं राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, पीवी नरसिम्हा राव की, उसके बाद जी, में नेहरू की, तो इतना युवाओं को एनकरेज किसी ने नहीं किया है, किसी ने भी। ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक। जितना भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं को एनकरेज किया है और युवाओं को एनकरेज करने में उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा कि अच्छा तुम मर्द युवा हो और तुम औरत युवा हो। आप एग्ज़ैक्टली। सोचिए कि आज भारत मंडपम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड ऑफ 2023 दिया है, जिसमें उन्होंने उनको अवार्ड्स दिए हैं जो आपकी तरह यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो नॉर्मल मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो ज़बरदस्त। क्रिएटर होते हैं, जो अच्छा खाना बनाते हैं, जो अच्छे जोक्स मारते हैं, जो जो कॉमेडी ज़बरदस्त। जो 2 देशों की खूबसूरती बताते हैं, जो क्या कहीं से बात आए है! हुए हैं, जर्मनी से आए हुए हैं पर भारत में रह रहे हैं या खुद भारत के हैं, वाइफ जर्मनी की है, वाइफ लंदन की सही। है और वो लंदन की वाइफ कितना कितना कंफर्टेबल भारत में अब फील करती है। तो ऐसे ब्लॉगर्स को भी अवार्ड दिया गया है। आप क्या सोचिए बात है! सेलिब्रिटी ज़बरदस्त। क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड आज के दिन अमन गुप्ता को दिया गया। आप ज़रूर सर्च कीजिएगा अमन गुप्ता को। जी, जी, जी। नैनो क्रिएटर अवार्ड पीयूष पुरोहित को दिया गया है। बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अवार्ड जो है वो अरिदमन को दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन जिमिंग कैटेगरी निश्चय को दिया गया है। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित को दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन हुँ, एजुकेशन कैटेगरी नमन जी को दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी जो है वो कविता सिंह जी को दिया गया है। मोस्ट क्रिएटर गुड। क्रिएटर मेल आरजे रौनक जी को दिया गया है जो रेडियो पे बोलते हैं। क्या बात है! बिल्कुल और जैसे मैं 21 लोगों को आज के दिन अवार्ड मिला है, बेस्ट क्रिएटर अवार्ड मिला। अब आप सोचिए एब्सोल्यूट इससे इससे कितनी उत्साह होती है, कितना जोश इसमें पैदा कोई होता है। डाउट नहीं है।
इसमें नाज़िया कोई डाउट नहीं है कि जो आपने शायद पीयूष मेरे ख़्याल एक छोटा-सा लड़का है जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे जी, घर में उनकी वीडियोज़ देखी जाती हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सौरभ जोशी जो है उनके ही इज़ अ यंगर ब्रदर ऑफ सौरभ जोशी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस बच्चे को मैंने देखा हुआ है और मैं खुद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी वीडियो सुबह-सुबह हमारे घर में लाज़मी देखी जाती है। ब्रेकफ़ास्ट के दौरान होगा या कहीं न कहीं टीवी पे अब लगा देंगे इसमें या क्या मोबाइल है पे। कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, एक नॉर्मल इंसान है और हर बिल्कुल, इंसान के हाथ में कैमरा होता है और मोबाइल फ़ोन होता है और सबके एग्री। हाथ में स्मार्टफ़ोन है। बिल्कुल ठीक, अभी बिल्कुल क्या ठीक। है कि आपकी क्रिएटिविटी का अगर अपॉर्च्युनिटी आपको नहीं मिल रही है, कोई आपको एग्री, अपॉर्च्युनिटी नहीं दे रहा है और बिल्कुल, आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहते हैं, जस्ट गो अहेड। एग्री, गो अहेड, अपना अपना बिल्कुल कैमरा ठीक, ऑन कीजिए और अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपना आप सारी चीज़ें कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। अगर आप सच में क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी आपके रखते हैं, पास अगर वो चीज़ है, हाँ, बिल्कुल आप तो लोग आपको पसंद दिखाइए, करेंगे और लोग पसंद एग्री, करेंगे, तो मोदी जी बुला करके आपको अवार्ड देंगे। बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है और मेरा ख़्याल एप्रिशिएट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। स्पेशली जो यंग हमारे लोग आ रहे हैं, किसी भी फ़ील्ड के हों, जिस तरह आपने कुकिंग की बात की, आपने और बहुत सारी चीज़ों की बात की, कि उनको अवार्ड्स दिए गए। वो अपना काम तो कर रहे थे, लेकिन जब उनको लगता है कि यार मेरा प्राइम मिनिस्टर और वो प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया भर में लोग उनको जिसे कहते हैं हाथों-हाथ लेते हैं, बड़ी एक रिस्पेक्ट है उनकी दुनिया भर में, तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। नाज़िया थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हर हर महादेव, जय जय श्री थैंक यू। राम। थैंक